फीडबैक दीजिएगा, देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, अभी टू ओके है, तो अब अपना सेमिनार स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। वी टू परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा सेमिनार है वो दरअसल आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ नए मेंबर्स भी आते रहते हैं चैनल्स पर, सो इस समझ में कुछ नहीं आ पाता। ओके, चैट बॉक्स में लिखिएगा हैशटैग सेमिनार और आज का सेमिनार स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। और आज का सेमिनार का जो टॉपिक है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसको जो है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इस टॉपिक पर आज का सेमिनार करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेक्निकल एनालिसिस सीखते हुए, वो दरअसल होता है कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहला, आज का जो हमारा टॉपिक है वही आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, और आज सबसे पहले इसी का आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो अब आप ये बताइएगा, आंसर दीजिएगा व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा टेक्निकल एनालिसिस क्या है। और इसको आज समझेंगे हम बिल्कुल बेसिक, सिंपल लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं जिसको, सिंपल लैंग्वेज में, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग स्वामी जी, एंड वेलकम ऑल मेंबर्स। और दिन है आज सैटरडे का फ्रेंड्स, तो मार्केट क्लोज है, तो कोई भाग दौड़ नहीं है। और आज केवल कोई क्वेरी नहीं, आज केवल ये सेमिनार सेमिनार के अंदर लर्न टू अर्न। हाँ, इन्वेस्टिंग स्कूल ने लिखा है गेम। यस, जो आदमी इसको सीख लेता है उसके लिए खेल ही है, ये गेम ही है एक तरह का, और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत हार्ड टास्क है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है। सो इसका आंसर है टेक्निकल एनालिसिस इज ए कॉमन थिंग। प्राइस एंड वॉल्यूम रिलेशन, हाँ ब्रदर, वो भी टेक्निकल एनालिसिस में ही आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक कॉमन थिंग, यानी कि कॉमन सोच है एक। अगर आदमी इसको सीख लेता है तो बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है। तो कॉमन थिंग का मतलब ये है कि कॉमन थिंग एक आम सोच, एक आम तरह की सोच, और आम तरह की सोच अगर है तो वो लाइफ के अंदर भी यूज होनी चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिंग स्कूल ब्रदर, संजीव सिंह को भी पूरा गेम सिखा दीजिए आज। सो अगर ये कॉमन थिंग है, एक कॉमन सोच है, तो एक कॉमन आदमी भी को भी ये आनी चाहिए, या एक कॉमन आदमी भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो उसके उसको हम आज डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। तो ये जो है एक कॉमन थिंग ही है, और इसको हर आदमी हर टाइम यूज करता है टेक्निकल एनालिसिस को। और कैसे करता है ये भी आपको बताएंगे। सो एक एग्जाम्पल है स्टार्टिंग में, कि एक ज्योतिषी होता है ना, जो रेखा देखकर, हाथों की लकीरें देखकर ये बता देते हैं कि ये ऐसे होगा तुम्हारे साथ में, और ये ऐसे होगा, उस तरह के ज्योतिष। तो एक हाथ देखने वाला ज्योतिष क्या करता है, आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। एक हाथ देखने वाला ज्योतिषी क्या करता है।
जो हाथ देखता है वो, और हाथ की लकीरें देखकर ये बता देता है आपको कि आपके साथ ऐसे ऐसे होगा, आप फ्यूचर में ऐसे ऐसे करेंगे। ओके, तो चैट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा फ्रेंड्स। एक हाथ देखने वाला ज्योतिषी क्या करता है? फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑन पास्ट डाटा, फ्यूचर की कुछ इंसिडेंट्स को के बारे में हिंट देता है। यस, ओके, बाकी मेंबर्स भी आंसर दीजिएगा कि एक हाथ देखने वाला ज्योतिषी क्या करता है। और ये हमने बनाया है हाथ का नक्शा, अब बेहतर नहीं बना पर बट आपको समझाने के लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, एक हाथ देखने वाला ज्योतिषी करता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक, अब वो कैसे करता है उसको भी आपको समझाएंगे। तो वो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करता है? वो देखता है कि आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, या आपके हाथ में वैसी रेखा है तो आपके साथ में वैसा हो सकता है, या पहले जो बुक्स लिखी गई हैं जो उसने स्टडी की हुई है उसमें लिखा था कि उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके हाथ में ऐसी रेखा थी, और उसके साथ वैसा हुआ था, उसके हाथ में वैसी रेखा थी। ठीक, सो उन्होंने स्टडी की हुई होती है हाथ देखने की रेखाओं को के लिए, कि जो बुक्स लिखी हुई हैं कि बुक्स के अंदर कुछ स्टोरी होती हैं कि उनके हाथ में चंद्र रेखा थी या कुछ कोई और रेखा थी। तो जो पास्ट में जैसा जैसा हुआ है कि ऐसा होने के साथ ऐसा हुआ था, वैसा होने के साथ वैसा हुआ था, उसी तरह से एक ज्योतिषी टेक्निकल एनालिसिस करता है। और उन्होंने इस चीज़ की स्टडी की हुई होती है अच्छी खासी। यस अनुज ब्रदर, राइट। तो उन्होंने इसकी स्टडी की हुई होती है, वैसे ही जैसे आप लोग चार्ट की स्टडी कर रहे हैं, चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं। कि जैसे आपने कहीं पर देखा, मान लीजिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा देते हैं चार्ट के अंदर। ये आपने सपोर्ट लगा दिया, रेसिस्टेंस लगा दिया, और ये हो गया आपका सपोर्ट। तो आपने देखा कि जब पहले ये वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रेकआउट आया था तो स्टॉक ऊपर गया था। ठीक, जब किसी और स्टॉक में आपने देखा होगा, तो वैसा ही यहाँ पर होता है फ्रेंड्स। जब कोई ज्योतिषी हाथ की रेखाएं देखता है तो वो देखता है कि उस आदमी के हाथ में ऐसी रेखा थी और उसके साथ में ऐसा हुआ था, इसी हिसाब से वो रेखा को एनालाइज करता है। ठीक, एक सेकेंड आंसर लेते हैं। जैसे ज्योतिषी वाला, हाँ, एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे ज्योतिषी वाला एग्जांपल था, वैसे ही एक हस्बैंड को पता होता है कि अगर वो अपनी वाइफ को मूवी देखने के लिए चलने को बोलेगा कि मूवी देखने चल रहे हैं, तो उसको पता होता है कि वाइफ का जवाब क्या होगा। हाँ, बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो ब्रदर यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग अमित मोहन ब्रदर, हाउ आर यू? सो अगर कोई हस्बैंड है, आप में से कोई भी है, आप किसी भी चीज़ के लिए आपको पता होता है कि अगर हम उनको ऐसा बोलेंगे अपनी वाइफ को, उनकी तरफ से क्या जवाब आएगा। मान लीजिए कोई हस्बैंड है, तो उसको पता होता है कि अगर वो अपनी वाइफ को मूवी देखने के लिए बोलेगा कि मूवी देखने चल रहे हैं, सो उसको पता होता है कि वाइफ का जवाब क्या होगा। और वो कैसे पता होता है कि वाइफ का जवाब क्या होगा? अगर वाइफ हर बार मना करती है तो 90% चांस है कि वो इस बार भी मना कर देगी। यानी कि पहले जितनी बार उसने पूछा है और वो मना कर देती है उनकी वाइफ। हाँ, वाइफ ज्वेलरी के लिए हमेशा ही हाँ बोल देंगी, कभी बोल के देखिएगा।
संजीव सिंह ब्रदर, आज इसका आपको एक काम करना है। आप आज आपको ये टेक्निकल एनालिसिस टेस्ट करके देखना है। अपनी वाइफ को बोलना है घर घर पे जाकर कि चलो ज्वेलरी खरीदने चलते हैं दीपावली के लिए। टेस्ट कर लीजिएगा इसको, आपको आंसर पता भी होगा, ना पता हो तो टेस्ट कर लीजिएगा। सो 90% चांस होते हैं कि वाइफ जैसा पहले से करती आ रही है वैसा ही अब करेगी, ठीक। लेकिन 10% चांस ऐसे भी हैं कि वो हाँ कर दे। 10% चांस ऐसे भी हो सकते हैं ना कि वाइफ हाँ कर दे, कि वाइफ का मूड बन जाए कि चलो भाई आज फिल्म देखने चलते ही हैं। सो उसके लिए हस्बैंड को क्या देखना होगा, आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। ओके ओके, 11 तारीख को करेंगे आप ये, ठीक है। सो चैट बॉक्स में ये आंसर दीजिएगा कि अगर 10% चांस है कि वाइफ हाँ कर दे तो उसके लिए हस्बैंड को क्या करना होगा, क्या देखना होगा। नमस्ते गौतम विश्वास सर। मूड अमित मोहन का आंसर है मूड। बाकी मेंबर्स भी आंसर दीजिएगा। अगर हस्बैंड को ये पता है कि 90% चांस मना करने के हैं लेकिन 10% वो हाँ भी कर सकती है, यानी कि एक जैसे शक की गुंजाइश होती है। मान लीजिए कि ये स्टॉक है, ये यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद में वापसी भी आ सकता है रिट्रेस करने के लिए, तो 10% 90% चांस है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन 10% नीचे भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, वाइफ के रिस्पॉन्स का पैटर्न। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हमारे हिसाब से, हमारी स्टडी के अंदर, वो है हस्बैंड को देखना होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि जेब में पैसे भी हैं या नहीं। अगर वाइफ ने हाँ कर दी तो उसको देखना होगा, देखनी होगी अपनी जेब, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर जेब में पैसा होगा तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मूवी दिखाने ले जाएगा, वरना वो बोलेगा टेस्ट करने के लिए कि भाई मूवी देखने चल रहे हो क्या। जैसे हम यहाँ पर इसको बाय बाय कर लेंगे तो 10% चांस इसके नीचे जाने की भी है। अब यहाँ पर हमको देखना होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल भी है या नहीं, यानी कि उस हस्बैंड की जेब में अमाउंट भी है या नहीं अपनी वाइफ को ले जाने के लिए मूवी दिखाने। ओके ओके, अभी ओके है स्वामी जी। अगर जेब में अमाउंट होगा तो हस्बैंड मूवी भी दिखा लाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो उसी तरह से किसी भी स्टॉक को बाय करते हुए हमको देखना होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मान लीजिए कि यही कंपनी हो, और ये कंपनी वैसे तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी बजाय अगर कोई और कंपनी हो जिसके अंदर 100% कन्विक्शन ना आए, तो यहाँ पर हमको देखना होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखने के लिए सबसे पहले हमको लेवल्स देखने होंगे। लेवल्स देखने के बाद में हमको देखने होंगे इसके वैल्यूएशन। वेरी गुड मॉर्निंग लाखन कलाल ब्रदर। तो उसी तरह से जब आप चार्ट देखते हो कि जब ऐसा पैटर्न बनता है तो क्या होता है, यानी कि कंसोलिडेशन जोन होता है तो क्या होता है, या फिर जब एक मिनट, एक पैटर्न और दिखाते हैं हम आपको। वो जो पीछे पैटर्न दिखाया, मान लीजिए वो कंसोलिडेशन जोन है, तो आपको पता है कि जब ऐसा पैटर्न बनता है यानी कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट होता है तो शेयर ऊपर जाता है। और जब ऐसा पैटर्न बनता है इस तरह का, ये पैटर्न होता है राउंडिंग बॉटम, ये आपको पता है कि जब ऐसा पैटर्न बनता है तो भी स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक। और पीछे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक मिनट ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं पहले इसकी, ठीक। उसके बाद में आपको ये भी पता है कि जब ऐसा पैटर्न बनता है तो उसके बाद क्या होता है, ये राउंडिंग टॉप है,
और नीचे इसका सपोर्ट लेवल है कि जब ऐसा पैटर्न बनता है और ये मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तब क्या होता है। तो उसी तरह से जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना होता है जैसे वो ज्योतिषी कर रहा था या वो हस्बैंड कर रहा था। यानी कि जब ऐसा पैटर्न बनता है तो ऐसा होता है, और जब वैसा पैटर्न बनता है तो वैसा होता है। बट 10% चांस हमेशा होते हैं आपके गलत होने के। मान लीजिए आपकी स्टडी कितनी भी अच्छी हो, आप कितनी भी अच्छे लेवल पर बाय करें और कोरोना आ जाए, कोरोना वायरस आ जाए या कोई वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो इसका मतलब 10% चांस भी है कि आप गलत हो सकते हो। तो उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कि इसके अपोजिट अगर हो जाए, मान लीजिए आपने यहाँ पर बाइंग, ये जब ये ब्रेकआउट आया था ये वाला या ये वाला, तो आपने बाइंग कॉल ली थी यहाँ पर, के बाद में कोरोना आ गया तो ये नीचे आ गया। तो ऐसे लेवल्स पर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको किसी स्टॉक में 100 रुपये लगाने हैं तो आपको 50 ही इन्वेस्ट करने चाहिए ऐसे लेवल्स पर। बाकी के इन्वेस्ट करने चाहिए आपको जब आप सही हो जाए, मतलब जब ये ऊपर चलने के लिए ब्रेकआउट दे और ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। आइसर मोटर में भी राउंडिंग बॉटम राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। ओके ब्रदर, वैसे आज क्वेरी का कोई सेशन है नहीं, लेकिन स्टडी के लिए उसको भी ले आते हैं। ये आ गई आपकी आइसर मोटर। तो आपको पता है कि HDFC के अंदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, तो उसका ब्रेकआउट हुआ था तो वो ऊपर गया है। अब आप क्या करते हैं कि आप अपना जो प्रीवियस जो आपकी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप देखते हैं कि जब आइसर मोटर में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है इतना बड़ा, तो इसके अंदर क्या होगा। तो हाँ, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि ये ऊपर ही जानी है ब्रेकआउट के बाद, लेकिन हमेशा 10% चांस आपके गलत होने के होते हैं। मान लीजिए यहीं पर चाइना कोई फायरिंग कर दे या अमेरिका कुछ गड़बड़ कर दे और यहीं से निफ्टी नीचे आ जाए, तो ये नीचे आ जाएगा, इसका मतलब कि आपका जो ब्रेकआउट था वो फेक हो गया, आप गलत हो गए। इसलिए हर ब्रेकआउट पर आपको मैक्सिमम जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसका 50% ही लगाना चाहिए। ये होता है एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टाइप। सर आज ही तो लाइव देखा हूँ, क्वेरीज ले लीजिए। ओके ब्रदर, आपकी क्वेरी ले लेंगे। इसके जो हमारा जो सेमिनार है एंड में ले लेंगे आपकी क्वेरी, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो बता दीजिएगा, भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है कि ये टेक्निकल एनालिसिस एक कॉमन थिंग है, हर आदमी हर जगह पर यूज करता है इसको। मान लीजिए कोई किसान होता है तो वो बादल देखकर ये बता सकता है कि जब इस तरह के बादल बनते हैं तो बारिश होती है, और जब उसको बादल फेक दिखाई देंगे तो वो ये बता सकता है कि इस तरह के बादल में बहुत कम चांस होते हैं बारिश होने के। ठीक, या फिर वो उगते हुए बीज को ये देखकर ये अंदाज़ा लगा सकता है अपना कि ये पौधा कितना बड़ा बनेगा या कितनी अच्छी पैदावार होगी इस बार फसल में। उसी तरह से ओके ओके अनुज ब्रदर, एंड में ले लेंगे आपकी क्वेरी। ठीक, उसी तरह से ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये एक कॉमन थिंग है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप अगर कोई जानवर भी घर में लाते हैं, मान लीजिए बहुत से लोग डॉग पालते हैं, बहुत बहुत जैसे लोग कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, तो उनके कुत्ते भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मतलब जानवर भी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। वो देखते हैं कि हमारा बॉस अब अंदर गया है तो हमारे लिए खाना लेकर आएगा, या पहले जब अंदर गया था तो पहले क्या लाया था। इसी तरह से ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो चलता तो टेक्निकली टाइप है, लेकिन उसका प्रिडिक्शन पिछले जो इतिहास है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो इतिहास जब दोहराता है तो जैसे पहले हुआ था वैसा ही इस बार होने के
चांस है और 90% चांस होते हैं आपके सही होने के, लेकिन 10% चांस गलत होने के भी होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ये काम कैसे करता है। ठीक, सो ये काम करता है फ्रेंड्स टेक्निकली टाइप, और टेक्निकली टाइप काम करता है इसीलिए इसका नाम टेक्निकल एनालिसिस है। कुछ इतना आसान भी नहीं है जितना हर आदमी समझता है, एक न्यू आदमी के लिए मुश्किल है थोड़ा, और जो इसको सीख चुका है या सीख रहा है उसके लिए बहुत आसान होता है। तो टेक्निकली टाइप काम करने की वजह से इसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। ठीक, और ये काम करता है फ्रेंड्स इमोशंस पर, या मतलब जैसे आदमी के सोचने का तरीका है, जैसे कॉमन थिंग होती है उसी तरह से ये काम करता है। जैसे आदमी का कॉमन सेंस काम करता है उसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। मान लीजिए कि आलू है, आलू का भाव अगर 40 रुपये है, आज की डेट में अगर आलू का भाव 40 रुपये किलो है, तो वो अगर किसी को 20 रुपये किलो में मिलने लगे तो उसको कौन बाय नहीं करेगा, ये बताइएगा। ठीक, सो 40 रुपये से अगर ऊपर नहीं जा रहा तो ये उसका मेजर रेसिस्टेंस बन गया, और अगर 20 से नीचे नहीं आ रहा तो ये उसका मेजर सपोर्ट लेवल बन गया, और अगर ये 20 से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा यानी कि 25 को क्रॉस करेगा तो सबको लगेगा कि ये ऊपर चलने लगा है। अब अगर 20 से नीचे नहीं जा रहा तो सब इसको 20 से 25 के आसपास बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ये फिर से 40 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि पहले नीचे के लेवल से ऊपर गया, ये इसका मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। उसके बाद मीडियम टर्म में नीचे आया, नीचे आने के बाद 20 तक आया, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ 20 के आसपास, और यहाँ से फिर चलना स्टार्ट किया और 40 तक पहुँच गया। तो 40 के पास में मेजर रेसिस्टेंस है। सो मेजर रेसिस्टेंस को पार करने में ये इसको प्रॉब्लम होगी थोड़ी, हो सकता है कि पार कर भी दे, और यानी कि 50-50% चांस होते हैं मेजर रेसिस्टेंस को पार करने के। तो ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस काम करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर। तो अब इसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाकर देखते हैं इस चार्ट पर। तो मेजर रेसिस्टेंस तो ये ऊपर ही है, आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, सबसे ऊपर वाला। देन उसके बाद जो रेसिस्टेंस लेवल है वो ये वाले हो गए। ठीक, उसके बाद जो एक रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर मिल रहा है। वैसे इतने रेसिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार लगा के देखते हैं। और रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स दरअसल वे लेवल्स होते हैं जहाँ पर शेयर बार बार ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेता है, वही लेवल जो होते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल होते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स इतने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल हो गए। ठीक, और नीचे के जो सपोर्ट लेवल थे, सबसे नीचे के वो थे तकरीबन ये वाले लेवल। ठीक, यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, और उसके बाद अब रुका है यहाँ पर 2-3 बार। तो जहाँ पर शेयर चढ़ते हुए या गिरते हुए बार बार रुकता है तो उसको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहते हैं। सो जब ये 3200 रुपये का स्टॉक किसी को 1335 रुपये में मिलेगा, 3257 रुपये का स्टॉक, तो यहाँ पर जिसको इसकी क्वालिटी पता है वो सिंपल इसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो गिरावट हुई फ्रेंड्स, ये तक थी तकरीबन 2018 से स्टार्ट हुई, जब ऑटो सेक्टर पूरा डाउन में आया था। तो सब जब पूरा सेक्टर डाउन में आएगा तो उसी हिसाब से कोई भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक हो, चाहे फंडामेंटल कितने भी अच्छे हों, तो वो भी थोड़ा बहुत करेक्ट होगा ज़रूर, करेक्शन उसके अंदर भी ज़रूर होगा। इसी वजह से ये भी नीचे आया, और नीचे आने के बाद में जो मेजर सपोर्ट लेवल थे इसके 1335 के, लास्ट जो सपोर्ट लेवल थे, अगर ये इनको ये ब्रेक करता तो ये जाता, फिर मेजर जो ट्रेंड था इसका वो डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। सो इसको यहीं पर जब ये वॉल्यूम देखिएगा नीचे, वो स्मार्ट मनी वाली बात याद है ना आपको, जो कल की एक थ्योरी बताई थी आपको डाउ थ्योरी के अंदर, कि जब
सब कुछ ऐसा हो जाता है कि अब कुछ नहीं होगा सबसे निचले लेवल पर, जहाँ पूरी खबर आती रहती हैं कि ऑटो सेक्टर अब बहुत नीचे आ चुका है, या फिर वैल्यूएशन बिल्कुल लो हो जाते हैं एकदम। ऐसे टाइम पर स्मार्ट मनी अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करती है और निचले लेवल पर बाइंग करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर इतने वॉल्यूम के साथ में, इतना वॉल्यूम जितना इसमें आया था तकरीबन, मिनट, जितना इसमें आया था पहले, हाँ तकरीबन 2015 में जब ये रैली शुरू हुई थी, 2013 वाली। वेरी गुड मॉर्निंग एम एस भदौरिया सर। सो इतना वॉल्यूम जो आया था वो करीबन 2015 के आसपास आया था। तो ऐसे टाइम पर स्मार्ट मनी अपनी बाइंग स्टार्ट करती है जब वैल्यूएशन बिल्कुल लो लेवल पर पहुंच जाते हैं और सब इसमें से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे वो कोई इंडेक्स हो, या कोई इकोनॉमी हो। सो जब वैल्यूएशन बिल्कुल लो लेवल पर आ जाते हैं, जब सबको ये लगता है कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ही टाइम पर, देखिए ये कोविड वाला टाइम था, एक मिनट, हाँ ये कोविड आया यहाँ पर, और इसकी जो बाइंग स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स आइसर मोटर के अंदर, वो इन्हीं लेवल्स पर स्टार्ट हो गई थी, जहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा था ऊपर। बट यहाँ पर आया कोविड इसमें, और उसके बाद ये गिरावट आई, और उसके बाद इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इसके अंदर बाइंग स्टार्ट हुई, और बाइंग स्टार्ट होने के बाद ये ऊपर चलना शुरू हुआ। बट एक मेजर रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है जिसको ये पार नहीं कर पाया तकरीबन 2018, दिसंबर दिसंबर 2018 से और अब तक, जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाया है। एक मेजर रेसिस्टेंस है, यानी कि इसके पास ही जब आता है तो लोग सोचते हैं बस ये मेजर रेसिस्टेंस है, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वो इसके अंदर बिकवाली स्टार्ट कर देते हैं। सो ये फिर से नीचे आ जाता है, और यहाँ पर ये चलना स्टार्ट कर रहा था तो यहाँ पर कोविड आ गया था। उसी जगह पर इस टाइम पर रेसिस्टेंस ले रहा है। बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पर जिन लेवल्स को ब्रेक करने में शेयर को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, उन्हीं लेवल्स के आसपास में आकर रेसिस्टेंस ले रहा है। क्योंकि अभी जो पूरा जो सेक्टर था उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो रही है। और जैसे ही पूरा सेक्टर का जो निफ्टी ऑटो है, जो पूरा सेक्टर का इंडेक्स है, इसका ब्रेकआउट देगा, सो ये सारे ऑटो स्टॉक्स धीरे 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 चलना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो मार्केट जो चलती है वो चलती है ह्यूमंस की, यानी कि आदमी के इमोशंस पर और आदमी की सोच पर, और जो टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, अगर वो एक कॉमन थिंग है तो वो कॉमन थिंग के हिसाब से ही चलता है। यानी कि जब दिखाई देता है किसी को, पब्लिक को जब दिखाई देता है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो यहाँ पर इन लेवल्स पर बिकवाली स्टार्ट कर देते हैं, ये फिर से नीचे आ जाता है। और जब बड़े इन्वेस्टर यानी कि स्मार्ट मनी देखते हैं कि वैल्यूएशन लो हो चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, बहुत बहुत मंदा माल मिल रहा है हमको, उस टाइम पर वे माल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। आदमी मौसम के सेंटिमेंट पे। ओके, सो एक बार B2 का फीडबैक दीजिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट वेट कीजिए, ये नॉइस परेशान करती रहती है हमको, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। फिर यहाँ सब ठीक है। मिनट, अब एक बार V2 का फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड्स।
अब एक बार B2 का फीडबैक दीजिए। ओके ओके, अब B2 ओके है। बट सर क्या अभी राउंडिंग टॉप भी बन रहा है, कुछ रिट्रेस कर सकता है? हाँ, आइसर मोटर के अंदर नहीं ब्रदर, राउंडिंग टॉप जो बनता है वो टॉप के लेवल पर बनता है। राउंडिंग टॉप, ये इसको आप राउंडिंग टॉप पैटर्न बोल सकते हो, लेकिन राउंडिंग टॉप दरअसल ये है नहीं। राउंडिंग टॉप जो बनता है वो इस तरह से बनता है, जैसे ये ऊपर के लेवल्स पर आप इसको, ये आइडल राउंडिंग बॉटम टाइप है, ठीक। तो राउंडिंग टॉप जो बनता है वो सबसे ऊपर के जो लेवल होते हैं उन पर बनता है, जो जहाँ से खतरा होता है इसके नीचे आने का। ये रिट्रेस बिल्कुल कर सकता है। राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप पैटर्न है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये जो है एक मेजर रेसिस्टेंस के पास से वापस आ रहा है, थोड़ा रिट्रेस करेगा और आ जाएगा तकरीबन मेजर जो सपोर्ट लेवल हैं इसके इस टाइम पर वो हैं 1950 के आसपास के। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1950 के आसपास आ जाएगा और फिर से यहाँ कंसोलिडेट करेगा थोड़ा। इन लेवल्स को ब्रेक करने में थोड़ी परेशानी होगी, यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा और फिर से चलना स्टार्ट कर देगा। इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमें बाइंग 2281 के बाद ही खरीदना चाहिए। ब्रदर, इस एग्जाम्पल के हिसाब से ही नहीं, इसको ध्यान से देखिएगा आप। जो कंपनीज 2018 से अभी इस मेजर रेसिस्टेंस को पार नहीं कर पा रही है, तो इसके अंदर जितना वॉल्यूम आया है तो 90% चांस है कि ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा 2281 के लेवल से। और 10% चांस ये भी है कि ये यहाँ से इस मेजर रेसिस्टेंस से वापस आ जाए। 10% हमेशा शक वाली निगाह से देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। तो एक 10% चांस ये भी हो सकते हैं कि कहीं पर वॉर की सिचुएशन हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए किसी भी तरह की, तो 10% चांस ये भी हैं कि ये यहाँ से इस रेसिस्टेंस को पार ना कर पाए। वैसे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और पूरा सेक्टर चलना स्टार्ट कर रहा है, सो ये भी चलेगा। तो आपको इसको जो पार करना, बाय करना चाहिए जब ये ब्रेकआउट दे दे ऊपर के रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस या सपोर्ट मेजर एक प्राइस नहीं होता है, लेवल्स होते हैं। ये 2281 भी हो सकता है, 2290 भी हो सकता है और 2275 भी हो सकता है या 2300 भी हो सकता है। ये आपके जैसा कि आपके लिए परफेक्ट रहे उस हिसाब से होते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक। शायद 200 डेज मूविंग एवरेज तक आ सकता है, अगर नहीं आया तो ऊपर भी जा सकता है। यस, 200 डेज मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। पहले आएगा तो एक मेजर सपोर्ट लेवल है 1956 का, उसके बाद आएगा 200 डेज मूविंग एवरेज पर। बट यहाँ ये भी हो सकता है कि जहाँ ये पर ये कंसोलिडेट कर रहा है इन्हीं लेवल्स के नीचे ना भी आए और यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट भी दे दे, तो बाय करना चाहिए हमें ब्रेकआउट के बाद ही, या फिर बाय करना चाहिए बिल्कुल निचले लेवल्स पर। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर या रिस्की ट्रेडर हैं तो आप ऐसे टाइम पर भी बाय कर सकते हैं। ये चीज़ मिलेगी आपको डाउ थ्योरी के अंदर, और हमने जो स्टडी की हुई है उसके हिसाब से ये मान लीजिए ये इसका बॉटम था, उसके बाद में एक रेसिस्टेंस बना, उसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट आया, बट नया लो नहीं क्रिएट हुआ और पिछले रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया 200 डेज मूविंग एवरेज को। सो इसको यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड होगी जब तक एक मेजर रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है ऊपर वाला 2200, ठीक। तो कहाँ तक आ गए थे हम? ओके ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है कि इसके बेनिफिट क्या है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, चलिए ये भी आपको चार्ट पर ही समझाएंगे। सो अगर कोई कंपनी ख़राब है तो उसका जो मेजर जो चार्ट होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, और कंपनी जो अच्छी है उसका जो चार्ट है वो मेजर अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। सो ये इसका मेजर अप ट्रेंड चार्ट है, यानी कि कंपनी अच्छी है, यानी कि बड़ा जो चार्ट है वो अप
ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम ऐसी कंपनीज कोई जो खराब है, सो उसका चार्ट मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखिएगा आप, कितने टाइम से डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये शेयर है आइडिया का, बिजनेस परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, सो 2015 से मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, 8 रुपए के आसपास है इस टाइम पर। तो मेजर जो ट्रेंड है वो डाउन है, यानी कि बड़ा ट्रेंड। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी कंपनीज को बाय नहीं करना चाहिए जो मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर हो। तो बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके। तो इसके फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक कंपनी है आइसर मोटर, आपको पता है रॉयल इनफील्ड वाली कंपनी। सो सभी को पता है कि इसके फंडामेंटल्स भी बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आपने इसमें यहाँ पर अगर बाय कर ली इन लेवल्स पर, यानी कि ऊपर के लेवल्स पर, सो आप इतनी बढ़िया कंपनी के अंदर भी यहाँ इतने लॉस में आ जाएंगे। ठीक। सो इसके जो बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स वो ये हैं कि अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी घटिया लेवल पर बाय कर लेते हैं तो आप उसके अंदर लॉस बुक करेंगे। लेकिन अगर आप एक ख़राब कंपनी को भी अगर अच्छे लेवल पर बाय कर लेते हैं तो उसके अंदर आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। टू का फीडबैक दीजिएगा। एक बार 1 मिनट फ्रेंड्स, B2 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब एक बार V2 का फीडबैक दीजिएगा। ओके, अब B2 ओके है। तो कंटिन्यू करते हैं अपना सेमिनार। तो इसका जो सबसे मेजर जो बेनिफिट है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का ढंग से यूज करना सीख ले जाते हैं तो आप 90% लॉसेस से बच सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं। तो इसके साथ में आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस भी सीखना होगा और एक अच्छी कंपनी सर्च करनी होगी फंडामेंटल जिसके स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि उसको हमें खरीदना किन लेवल्स पर है। तो अच्छे लेवल्स पर उसको खरीदेंगे, जैसे ये इस टाइम पर निचले लेवल्स पर हमको मिल रही है आइसर मोटर, तो इसको हम 2280 के पार खरीदेंगे। ठीक। ये जो ऊपर के लेवल हैं वो अभी हमने आपको बताया है, ये केवल एक लेवल्स होते हैं। ये 2270 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, और बड़े स्टॉक में 100-200 रुपए का भी डिफरेंट आ सकता है। तो जैसे ये हमें इस टाइम पर निचले लेवल्स पर मिल रही है तो हमारे लिए जो रिस्क है फ्रेंड्स वो है इतना मेजर, जो इसके सपोर्ट लेवल है। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो इससे नहीं नीचे नहीं जाएगी 1200 से। और रिवॉर्ड जो है फ्रेंड्स वो कम से कम पहले जो रिवॉर्ड हैं वो इतने हैं, यानी कि 1000 का हमारे पास रिस्क है। और रिवॉर्ड जो है, जो पहला रिवॉर्ड है फ्रेंड्स वो है तकरीबन 1100-1200 रुपए के आसपास का। और इसके बाद फिर ये कंपनी अगर अच्छी है तो इसके ऊपर भी जाएगी। सो इसका इस्तेमाल करने से आप 90% लॉसेस
से बच सकते हैं। एक अच्छी कंपनी तभी आपको प्रॉफिट देगी जब आप उसको अच्छे लेवल पर बाय करेंगे। ठीक। तो सबसे पहला जो फ्रेंड्स रूल है वो ये है कि कभी भी किसी जो कंपनी मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है उसके अंदर कभी कोई बाइंग मत कीजिएगा। जिसका मेजर ट्रेंड 6 महीने साल भर से ज़्यादा का ट्रेंड, हाँ, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, उसको कभी भी बाय मत कीजिएगा जब तक वो ट्रेंड रिवर्सल ना दे और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे ना हो। ओके फ्रेंड्स। तो अब सेकंड जो आता है फ्रेंड्स वो होते हैं ट्रेंड्स। सो मार्केट के अंदर ट्रेंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसी चार्ट पर दिखाते हैं हम आपको 3 प्रकार के ट्रेंड। एक तो हो गया डाउन ट्रेंड, एक शेयर नीचे जा रहा है, और एक होता है अप ट्रेंड, जैसे ये ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स। तो 2 तरह के ट्रेंड ये हो गए। और एक होता है कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन होता है जैसे कि यहाँ पर ये ट्रेंड है, इस टाइम जो है ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। सो आपको कौन से ट्रेंड के अंदर बाइंग करनी चाहिए, ये एक मेजर क्वेश्चन है कि आपको कौन से ट्रेंड के अंदर बाइंग करनी चाहिए। तो ये वाला जो ट्रेंड है, मेजर डाउन ट्रेंड वाला, इसके अंदर आपको कभी भी बाई नहीं करनी है। और ये वाला जो ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन जोन वाला, इसके अंदर भी आपको कभी भी बाइंग नहीं करनी है चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो। आपको जो बाइंग करनी है वो करनी है अप ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड हो मेजर, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करे, ब्रेकआउट दे, फिर चलना स्टार्ट करे, आपको बाइंग करनी है तब। ठीक। सो एंड गिरने जो शेयर गिर रहे हैं उनके अंदर आपको कभी भी बाइंग नहीं करनी है। और ये था आज का हमारा सेमिनार। और ये बेसिक है, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है। सो जो लोग इसको पहले से जानते हैं, जो मेंबर्स, उनको ये मजाक लग रहा होगा, बट ये सभी के लिए है। जो नए मेंबर्स आते रहते हैं ये उनके लिए है। जो सीख चुके हैं नो प्रॉब्लम, वो केवल अपने अपने जो बेसिक है उनके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जिस चीज़ में आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे कौन से वे थे फाइटर वे, नाम ध्यान से उतर गया, वे कहते थे कि, हाँ, 1 मिनट फ्रेंड्स। एक मिनट का टाइम दीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में अच्छा समझ में आया। ओके ब्रदर। हाँ, वो नाम याद में नहीं आ रहा है, एक फाइटर थे, उन्होंने कहा था। ओके ओके ब्रदर, अभी आपकी क्वेरी लेंगे कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 1,000 तरह की किक मारने की प्रैक्टिस की हुई है। मुझे केवल उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 1,000 बार की हुई हो। तो ये बेसिक है दरअसल। तो अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आप भी स्ट्रांग होंगे। अगर आपके बेसिक कमज़ोर होंगे फ्रेंड्स तो आप कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। और अब जिस जिस जिन जिन मेंबर्स के पास कोई क्वेरीज हो सो अपनी क्वेरीज दे दीजिएगा। ये हमारे अनुज ब्रदर परेशान है। आप में से जो भी परेशान हो क्वेरी के लिए क्वेरीज दे दीजिएगा। और ये पिमटा लैब बाई किया था 135 पे, एवरेज करना है इनको। तो अब ये जाएंगे हमसे क्वेरी पूछने के बाद में और जाके शटर खुलवाएंगे पीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, दलाल स्ट्रीट का, और उसके बाद में जाके बाइंग करेंगे।
ठीक है, चलो विमटा लैब बता देते हैं इनको। अगर शटर खुले तो दो चार हमारे लिए भी बाय कर लीजिएगा ब्रदर। हाँ, ब्रूस ली ने कहा था। वेरी गुड मॉर्निंग अनूप सिंह ब्रदर। ये कहा था ब्रूस ली ने कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 1,000 किक की प्रैक्टिस की हुई हो, मुझको उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 1,000 बार की हुई हो। अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये चार्ट आपको देखने में वैसा ही लगेगा, नहीं ये पीछे वाला छोड़ दीजिए, ये इतना पार्ट छोड़ दीजिए इसका, और यहाँ से देखिए इसको, ये आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आइसर मोटर का है तो मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, उसके बाद मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड है, और शॉर्ट टर्म में राउंडिंग बॉटम बनाकर ऊपर चल रहा है। तो इसका राउंडिंग बॉटम किन लेवल्स पर टूटेगा, इसको ध्यान से देखिए आप। वैसे जो राउंडिंग बॉटम जो इसका टूटेगा फ्रेंड्स, यानी कि ब्रेकआउट होगा, वो लेवल्स ये हैं। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट कितना हुआ, हाँ तकरीबन 133 से एक 100 रुपये के आसपास तक, यानी कि 25-30% के आसपास। सो अगर किसी ने अपने पेट का पानी इसके अंदर संभाल लिया हो तो उसने इसको होल्ड रखा होगा, वरना वो निकल गया होगा कि अब ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और अनुज बुरट करना चाहते हैं इसके अंदर एवरेजिंग, तो अनुज ब्रदर आप इसके अंदर एवरेजिंग कीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर, हाँ तकरीबन 135 के 100, एक मिनट रुकिए, हाँ 140 के पार एवरेजिंग कीजिएगा आप इसके अंदर, इससे पहले एवरेजिंग मत कीजिएगा, ठीक 140 के पार। एंड सेकंड क्वेरी है आमिर सोहेल, बैंक बैंक की या ब्रेकआउट देगा क्या? हाँ ब्रदर, कंपनी फंडामेंटल्स तो कंपनी के अच्छे नहीं हैं, इतने कोई खास नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट आपका देख लेते हैं बैंक की इंडिया का। एक मिनट पहले देखना होगा, ये कंपनी कोई और तो नहीं है ना। कंपनी तो एक ही शो हो रही है। ओके, हाँ यही है, वेंकीज नाम है इसका दरअसल बीएससी पर, ये हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ स्वामी जी, ये कहा था ब्रूसली ने। हाँ ब्रदर, बैंकीज अगर ब्रेकआउट देगा सो इसके जो ट्रेंड रिवर्सल होंगे वो होंगे तकरीबन अभी कुछ थोड़ा ऊपर के। यहाँ से इसके ब्रेकआउट देने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं कुछ, क्योंकि नीचे वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम के साथ में ऊपर जा रहा है। ब्रेकआउट तो देगा ये तकरीबन 1630 के लेवल को, बट इसका जो ट्रेंड रिवर्सल लेवल है ब्रदर, वो है तकरीबन 1750 के आसपास के, 1780 के आसपास के। जो ट्रेंड जो इसका रिवर्स होगा, यानी कि अब ट्रेंड इसका स्टार्ट होगा, वो होगा तकरीबन 1780 के आसपास। हमारी तरफ से इसके अंदर कोई बाइंग नहीं है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कम से कम ब्रेकआउट देने दीजिए इसको 1780 के आसपास का, उसके बाद ही बाइंग कीजिएगा। ब्रेकआउट देने के चांसेस हैं क्योंकि वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अब शायद किसी और के पास में कोई क्वेरी नहीं है, तो अब आप एक बार सेमिनार का फीडबैक दीजिएगा, आज का सेमिनार आपको कैसा लगा, तो हमें भी पता चलेगा कि हमारे सेमिनार में क्या क्वालिटी क्वालिटी थी या क्या नहीं।
सर LT होल्डिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन टैग के बेस पे ले सकते हैं क्या, पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। 1 मिनट, उसके लिए हमको देखना होगा ब्रदर, उसके लिए देखना होगा उसके जो टेक्निकल है, टेक्निकल के हिसाब से। और कंपनी है आपकी LT होल्डिंग। नई कंपनीज सर्च करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ब्रदर इसका डाटा नहीं मिल रहा है आपके पास में। फाइनेंस होल्डिंग, LNT फाइनेंस होल्डिंग है, LNT फाइनेंस होल्डिंग है, कंफर्म कीजिएगा ब्रदर। और आपने इसके अंदर क्या मालूम किया है कि टैग के हिसाब, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ले सकते हैं क्या? ओके, नहीं ब्रदर, अभी मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है इसका, और ट्रेंड रिवर्सल होगा कम से कम, अभी बहुत ऊपर होगा ट्रेंड रिवर्सल इसका। अभी कम से कम 100 के आसपास तक इसके अंदर कोई बाइंग नहीं है। ठीक, करंटली रेट है इसका 67 के आसपास का। अभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई बाइंग नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना हो तो सिंपल ये जो मेजर रेसिस्टेंस लेवल है ऊपर का 72, इसको ब्रेक करे टेक्निकल बेस पर। 200 डेज मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक करे, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो आपको इसके अंदर टारगेट मिल जाएंगे तकरीबन 100 के आसपास के। शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। ओके संजीव सिंह, थैंक यू। हाँ, अपने लोवेस्ट लेवल पर है ब्रदर। अदानी गैस, एशियन टाइल्स, एक्सेल इंडस्ट्री, लाओपाला, मेगमनी, नोसिल, परमानेंट मैग्नेट, विप्रो, जेनटेक, इरिस लाइफ साइंस लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या सब? नहीं ब्रदर, इनके अंदर ये जो आपने कंपनीज दी हैं, इसके अंदर केवल कुछ कंपनीज हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जैसे ये विप्रो है, इसको आप रख सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट को रख सकते हैं, अदानी गैस कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, और जेनटेक को भी 2-3 सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट ये पोर्टफोलियो टाइप से नहीं है। पोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप बाय कीजिएगा सबसे फर्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक, निफ्टी बीज, HDFC बैंक, एम्बर, एफल, और ये IGL है करंट लेवल पर, देन रिलैक्सो, बाटा, इस तरह की कंपनीज आप बाय कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अमर राजा, IGL, ज्योति लैब, ये ज्योति लैब को आप रख सकते हैं, IGL को भी रख सकते हैं। अमर राजा को लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिएगा, ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कीजिएगा इसको। सेक्टर का ब्रेकआउट कैसे देखते हैं प्लीज़ एक बार बताइए। ओके, इसमें प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बता देंगे हम आपको। सो चलिए लोड करते हैं सेक्टर की स्क्रिप्ट। पहले एक बार V2 का फीडबैक दीजिएगा। ओके, V2 ओके है। ये आ गए निफ्टी सेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी का फ्रेंड्स, ये जो गिरावट थी इसके बाद निफ्टी के ब्रेकआउट लेवल कौन से थे इसको देखते हैं। तो ये लाइन उठाएंगे और सिंपल इस लाइन को
यहाँ पर लेते जाएंगे, लेकर जाएंगे और लगाएंगे। तो तकरीबन जैसा निफ्टी का सबको पता है कि फंडामेंटल्स तो इसके स्ट्रॉन्ग है ही, उसके हिसाब से 10,000 के जो लेवल थे वो इसके ब्रेकआउट लेवल थे। देन है निफ्टी ऑटो। तो ये चार्ट है निफ्टी ऑटो का। अब जैसा निफ्टी के बाकी जो शेयर्स हैं निफ्टी ऑटो के, ऑटोज के, ओके ओके, कोटक बैंक भी है, ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखिएगा। अब ये एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल है, ध्यान से देखिए इसको। हाँ, पहले इस पे पूरा जो चार्ट है इस पे देखते हैं कि ये इसका कितना परसेंट है। लग जा भाई। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो 50% के आसपास में लगी हुई है 8200 की लाइन, और यही है इसका मेजर जो रेसिस्टेंस है, यानी कि ब्रेकआउट लेवल। तो अगर 50% कोई रिकवरी आ जाए तो वो वैसे ही नहीं आती, इसका मतलब चलना शुरू हो गया है, चाहे वो स्टॉक हो या सेक्टर हो। तो निफ्टी ऑटो का ब्रेकआउट होगा 8200 के पार। और ये निफ्टी बैंक है। तो निफ्टी बैंक का जो मेजर रेसिस्टेंस लेवल था वो था तकरीबन ये ऊपर वाली लाइन सफ़ेद वाली 25,100 के आसपास का। तो इन लेवल्स को निफ्टी बैंक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। और उसके बाद देखते हैं जो फ्रेश ब्रेकआउट आए हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो आए हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जैसा निफ्टी बैंक का चार्ट है वैसा ही ये निफ्टी प्राइवेट बैंक है। तो उसके हिसाब से जैसा किसी शेयर्स के अंदर ब्रेकआउट होता है, इसी तरह से सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट होता है। सिंपल कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है चार्ट, निफ्टी के सेक्टर के स्क्रिप्ट आपको ऐड करनी है, उसके बाद चार्ट देखनी है। अब जैसे निफ्टी मेटल है, इसके जो ब्रेकआउट लेवल हैं वो थोड़े से ऊपर हैं फ्रेंड्स। अगर इसको थोड़ा सा नीचे भी करें हम, पहले 1 मिनट देखते हैं कि ये कितना रनअप होगा अगर हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अगर कोई स्टॉक या कोई सेक्टर अगर 40% अपना रिकवर कर जाए, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल दे गया है, और ये 40% के आसपास लगी हुई है लाइन। तो इसका जो मेजर रेसिस्टेंस है इस टाइम पर, पहला जो मेजर रेसिस्टेंस है वो है तकरीबन लेवल्स 2575 के आसपास के। बट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल लेवल नहीं है। ये जो ट्रेंड रिवर्सल लेवल हैं वो थोड़े से ऊपर के हैं, इसमें बिल्कुल थोड़े से ऊपर के। हाँ, तकरीबन 2670-80 के आसपास के। तो ये इन लेवल्स को, इन दोनों लाइनों को ब्रेक कर देगा, मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग शालिंदर कुमार ब्रदर, आप बहुत लेट आए हैं आज। मुश्किल से 1-2 मिनट का सेशन बचा हुआ है, बट नो प्रॉब्लम, प्रीवियस सेमिनार बचा हुआ है, तो आप प्रीवियस में जाकर देख सकते हैं, देखने की इच्छा है आपकी। सो संजीव ब्रदर, ऐसा है जैसे किसी स्टॉक हुआ कोई, जैसे उसका चार्ट बनता है वैसे ही किसी सेक्टर का चार्ट बनता है। हर तरह के चार्ट अगर कैंडल स्टिक पर बनाए जाए तो वही पैटर्न फॉर्म होंगे उनके अंदर, उसी तरह से बनेंगे। अगर आप रोज अगर आलू का भाव भी ट्रैक करो और उसके हिसाब से डेली कैंडल बनाओ तो उसके अंदर भी यही पैटर्न फॉर्म होंगे, उसके हिसाब से आप रेट देख पाएंगे, ब्रेकआउट देख पाएंगे कि आलू का रेट कहाँ जाने वाला है। जैसे होमा नाम का पर्सन उसके अंदर करता था जापान के, जिसने कैंडल स्टिक का जनक माना जाता है जिसको। मतलब पहले हमें सेक्टर का ब्रेकआउट देखना है, देन उस सेक्टर की बढ़िया कंपनीज के ब्रेकआउट देखकर परचेस लेना। हाँ बिल्कुल ब्रदर, संजीव ब्रदर। कोटक रनअप दे चुका है? नहीं अनुज ब्रदर, कोटक का ये कोई रनअप नहीं है। कोटक है भविष्य की कंपनी, भविष्य के अंदर जो बैंक होगा फर्स्ट नंबर पे शायद आ जाए। अभी जो है वो HDFC है, देश का सबसे बड़ा, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक। तो भविष्य का बैंक है कोटक बैंक। जरा चार्ट देखिएगा किस ढंग से अप ट्रेंड के अंदर है। और एक दिन हमने धर्मन सोनी जी को कैलकुलेशन करके ही बताया था कि अगर इसके अंदर आपने सन 2000 में अगर 10 रुपये भी लगाए होते
क्योंकि वे हाँ 20-25 साल से मार्केट में है। तो एक दिन पर के ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया था। तो उन 10 रुपए की वैल्यू आज इस बैंक ने तकरीबन 30,800 रुपये के आसपास कर दी होती। तो सन 2000 में लगे हुए 10 रुपये इस बैंक में आज 30,000 रुपये हो चुके हैं, अगर किसी ने अगर होल्ड रखा होगा। यानी कि अगर किसी ने इसमें लगाए होते 1 लाख रुपए, तो उसके तकरीबन 300 करोड़ के आसपास बैठेगा तकरीबन। हाँ, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेमिनार। तो अब सेमिनार है अपनी क्लोजिंग की तरफ, तो अपना स्टडी करते रहिएगा और जहाँ से भी जो नॉलेज मिले अपना गेन करते रहिएगा। और स्टडी के लिए हाँ, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि स्टडी के लिए हाँ, ये जो स्टडी वर्ल्ड ग्रुप है इसके अंदर ज़रूर स्टडी किया करिए। उसके अंदर अगर आप सभी स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें दिखाएंगे, सिखाएंगे स्टडी में। जो यहाँ पे नहीं सिखा रहे वो भी वहाँ पर सिखाएंगे, अगर आप, क्योंकि वहाँ पर मेंबर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है। तो इसलिए अगर आप 4 लोग भी वहाँ स्टडी करेंगे तो आपके साथ साथ में वे बाकी लोग भी धीरे धीरे स्टडी करने लगेंगे। फ्रेंड्स, अब सेशन करते हैं क्लोज।